रणथंभौर के चौहान पढ़ चुके थे। आज राजस्थान के इतिहास की क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए जालोर के चौहान। और साथियों, जालोर के चौहान पढ़ने से पहले हमें जालोर के चौहानों की शुरुआत कैसे हुई, स्थापना कैसे हुई, ये जानने के लिए हम पहले नाडोर के चौहान पढ़ने पड़ेंगे। और नाडोर के चौहान चौहानों की शाकंभरी से निकली हुई पहली शाखा थी, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ चौहान। तो चौहान की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन, सबसे पहली शाखा जो है वो है नाडोर के चौहान। साथियों, शाकंभरी के चौहान जो हमने पढ़े थे, उस शाकंभरी के चौहानों में एक शासक थे, इनका नाम था वाकपतिराज। शाकंभरी के चौहान शासक वाकपतिराज, इन वाकपतिराज के पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम था साथियों लक्ष्मण सिंह। वाकपतिराज के इस पुत्र लक्ष्मण सिंह के द्वारा 960 ईस्वी में नाडोर जो वर्तमान पाली में एक चौहान वंश की स्थापना की गई। यानी कि नाडोर के चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण सिंह के द्वारा की गई 960 ईस्वी में। और ये लक्ष्मण सिंह शाकंभरी के चौहान शासक वाकपतिराज का बेटा था। चौहानों की प्रथम और सबसे प्राचीन शाखा अगर हमसे पूछी जाए, हमारा आंसर होगा नाडोर के चौहान। यानी कि शाकंभरी में जो चौहान का परिवार था, उस परिवार से निकलकर पहली बार दूसरी जगह अपना साम्राज्य, अपना वंश बनाने वाला व्यक्ति लक्ष्मण सिंह था। और यही चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। इसी नाडोर की चौहान शाखा में एक शासक हुआ जिसका नाम था अलहन। इस अलहन नाम के राजा के बेटा था, उस बेटे का नाम था कीर्तिपाल चौहान। इसी कीर्तिपाल चौहान के द्वारा साथियों जालोर के चौहान वंश की स्थापना की जाती है। तो नाडोर के चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण सिंह के द्वारा और नाडोर के राजा अलहन के बेटे कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जालोर के चौहान वंश की शुरुआत की जाती है। चौहान की सबसे प्राचीन शाखा भी यही है, सबसे प्रथम, सबसे पुरानी शाखा यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जालोर के चौहान के बारे में। तो साथियों, जालोर क्षेत्र जो है, इसका नाम जालोर कैसे रखा गया, सबसे पहले तो ये समझना है। जालोर शब्द दो शब्द से बना है, जाल प्लस ओर। ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर जाल क्षेत्र की अधिकता थी। जाल एक वृक्ष था, उस जाल क्षेत्र की अधिकता जिस क्षेत्र के चारों ओर थी उसे जालोर कहा गया। इस जालोर का पुराना नाम जो है वो मिलता है आपको जावलीपुर। जालोर का पुराना नाम मिलता है जावलीपुर। और जावलीपुर ये नाम रखा गया था, एक ऋषि थे, ऋषि जावली। इस ऋषि जावली के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जावलीपुर पड़ा, क्योंकि जावली ऋषि की कर्मभूमि थी, तपोभूमि थी। तो जालोर का प्राचीन नाम जावलीपुर है। और जालोर का ये जो किला है, इस जालोर के किले का पुराना नाम है साथियों सुवर्णगिरी। याद रखना, स्वर्णगिरी अलग है जो जैसलमेर का है, स्वर्णगिरी, सोनगढ़, ये जैसलमेर किले के नाम है। यहाँ है सुवर्णगढ़, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी किस किले का पुराना नाम था? स्वर्णगिरी पर शासन करने वाले शासक आपके सोनगढ़ कहलाए। इसलिए राजस्थान में सोनगढ़ चौहान का साम्राज्य कौन सा था? तो वो थे जालोर के चौहान। जालोर के चौहान ने सुवर्णगिरी किले पर अधिकार किया, यहाँ से अपना शासन संचालन किया, इसलिए इसे इस शाखा को सोनगढ़ चौहान के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के सोनगढ़ चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था साथियों कीर्तिपाल चौहान। इस कीर्तिपाल चौहान ने यहाँ जो पहले परमार शासक हुआ करते थे, चौहान से पहले परमारों को हराकर इस कीर्तिपाल चौहान ने पहली बार जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। तो संस्थापक कीर्तिपाल चौहान है। और कीर्तिपाल चौहान ने किसको पराजित किया? तो परमारों को पराजित करके जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल के द्वारा की गई। मोहम्मद सिंह जो राजस्थान के बड़े इतिहासकार हैं, उनके द्वारा कीर्तिपाल चौहान के लिए जो शब्द प्रयोग लिया गया वो था कीतु। इनका निकनेम बताया गया कीतु नाम का राजा। कीतु एक महान राजा, कीतु एक महान शासक। तो ये कीतु शब्द मोहम्मद सिंह ने किसके लिए प्रयोग किया? तो हमारा आंसर होगा कीर्तिपाल चौहान के लिए मोहम्मद सिंह ने कीतु एक महान राजा शब्द का प्रयोग किया। फिर इसके बाद कई शासक है, तो कीर्तिपाल चौहान के बाद वाला शासक हम देखते हैं, उसका नाम है साहब उदय सिंह। उदय सिंह के समय दिल्ली का शासक हुआ करता था इल्तुतमिश। बताया जाता है सब 1228 में इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से जालोर क्षेत्र पर आक्रमण किया। और इन दोनों के बीच एक संधि हुई, एक समझौता हुआ। कुछ शर्तें इल्तुतमिश ने मानी और कुछ शर्तें उदय सिंह ने मानी। तो इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया था जालोर पर, उस समय शासक था यहाँ का उदय सिंह। और हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासीर में इस संधि की जानकारी मिलती है, इस आक्रमण की जानकारी मिलती है। उदय सिंह के बाद अगला शासक आता है साथियों चाचिंदेव। चाचिंदेव गुलाम वंश के दो सुल्तानों का समकालीन था, एक नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पोता था, और एक बलबन जो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई, अपने समस्त विद्रोहियों को समाप्त किया, लेकिन बलबन साम्राज्यवादी नीति नहीं अपना पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बलबन के पूरे शासनकाल में मंगोलों का खतरा मंडराया था, और मंगोलों से अपने राज्य की सुरक्षा करने में ही बलबन का पूरा जीवन निकल गया। इसलिए बलबन हालांकि पूर्ण शासक था, लेकिन साम्राज्यवादी नीति नहीं अपना पाया। तो नासिरुद्दीन महमूद और बलबन इनके समकालीन जालोर का राजा है चाचिंदेव, लेकिन दोनों ने ही जालोर पर कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि बलबन मंगोल आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा करने में लगा हुआ था। वही नासिरुद्दीन महमूद एक धार्मिक व्यक्ति था, बड़ा सीधा साधा, बड़ा बुरा वाला आदमी था। कुरान की सुलेख लिखकर अपने परिवार का जीवन चलाया करता था। टोपियां सिलकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। दरवेश राजा था, संत आदमी था, तो साम्राज्य विस्तार से उसको कोई लेना देना नहीं था। इसी नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन अपनी शक्ति का विस्तार करता है और बलबन दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। लेकिन जब बलबन राजा बना तो मंगोल आक्रमणकारियों से पूरी जिंदगी डरता रहा और उनका सामना करने के लिए अपने जीवन को व्यस्त रखा। उसके बाद अगला राजा बनता है, उसका नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह जी के समय गुलाम वंश समाप्त हो चुका था और दिल्ली में नए वंश खिलजी वंश की शुरुआत हो चुकी थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से जब सामंत सिंह जालोर का राजा था तब जालोर पर अटैक किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी अपने इस आक्रमण में सफल नहीं हो पाया।
क्यों सफल नहीं हो पाया? क्योंकि सामंत सिंह का सेनापति था, नाम था उसका सारंगदेव बाघेला। इस सारंगदेव बाघेला ने जलालुद्दीन खिलजी को असफल किया, इसको सफल नहीं होने दिया, और जलालुद्दीन खिलजी चपले लेकर यहाँ से वापस चला गया, वापस भाग गया। सामंत सिंह के बाद जो महान व्यक्ति हमें जालोर के चौहान शासकों में पढ़ना है, उसका नाम है साथियों कांडदेव चौहान। इसी कांडदेव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी का जालोर क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, और जालोर पर चौहान साम्राज्य का पतन हुआ, और खिलजी साम्राज्य के अंतर्गत जालोर को दिल्ली का हिस्सा बना लिया गया। कांडदेव चौहान के बारे में बात करूं तो कांडदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम था जेतल, जिनके द्वारा यहाँ जोहर व्रत को अपनाया गया था। इनके पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था वीरमदेव, और इनके भाई का नाम था मालदेव सोनगर, जो इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुछाला मालदेव वो कांडदेव चौहान का भाई था। कांडदेव चौहान से संबंधित जानकारी जो स्रोत है उनमें सबसे फेमस है कांडदेव प्रबंध। एग्जाम में कई बार ये किताब पूछी गई है कि कांडदेव प्रबंध की रचयिता कौन है, तो कांडदेव प्रबंध और वीरमदेव सोनगर की बात, ये दोनों किताबें लिखने वाले व्यक्ति का नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ के द्वारा ये दोनों पुस्तकें लिखी गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय उसके सैन्य बयानों की जानकारी देने वाली पुस्तक है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई खज़ाइन उल फुतूह, जिसे तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। अगली किताब इतिहासकार फरिश्ता, फरिश्ता के द्वारा तारीख ए फरिश्ता लिखी गई, और इस तारीख ए फरिश्ता में ही ये फरिश्ता ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर क्षेत्र पर कई बार आक्रमण किए, कई चरणों में आक्रमण किए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अंतिम रूप से जालोर पर विजय 1311 में प्राप्त की। ये एग्जाम में आया हुआ है कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अंतिम रूप से कब अपना अधिकार किया, देव स्थान से होगा 1311, जो तारीख बताता है फरिश्ता अपनी किताब तारीख ए फरिश्ता में। अब कांडदेव चौहान की अगर हम आगे बात करें तो कांडदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में पढ़ना है तो हमारी हेडिंग होगी कांडदेव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। आखिर क्या रीजन थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कांडदेव के खिलाफ जालोर क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो उन कारणों में अगर हम देखें तो सबसे पहला कारण यह था कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना घोड़े लेने के लिए गुजरात अभियान पर जा रही थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को कांडदेव चौहान के द्वारा रास्ता नहीं दिया गया था। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। दूसरा इसका रीजन ये था कि जब गुजरात विजय के बाद खिलजी सेनाएं वापस दिल्ली की ओर जा रही थी, उस समय कांडदेव चौहान के सेनापति, इसका नाम था जेता डोडा, इस जेता डोडा के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर अटैक किया गया, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से मंदिरों को तोड़कर जिन मूर्तियों को लेकर आई थी, उन मूर्तियों को वापस स्थापित करवाया इस जेता डोडा ने, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से धन भी लूट लिया था इस जेता डोडा ने। तीसरा और सार्वभौमिक कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं इस आक्रमण के लिए जिम्मेदार थी। तीसरा रीजन देखने के बाद अगली चीज हम देखते हैं कि इतिहासकार मोहम्मद नेहसी, जो राजस्थान के इतिहास को जिन्होंने एक नई पहचान दी, मोहम्मद नेहसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, वो मोहम्मद नेहसी, उन मोहम्मद नेहसी ने एक कारण बताया कि साहब अलाउद्दीन खिलजी और कांडदेव के बीच दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा और कांडदेव के बेटे वीरमदेव के बीच में लव अफेयर्स थे, और बाद में फिरोजा से जब मना किया वीरमदेव ने शादी करने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस वजह से आक्रमण किया, ऐसा बताते हैं मोहम्मद नेहसी। खैर सत्यता क्या है वो ऊपर के सब तीनों कारणों छुपी हुई है कि रास्ता नहीं दिया, जेता डोडा ने आती सेना पर अटैक किया, और सबसे बड़ा रीजन अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति इसके लिए जिम्मेदार थी। और मोहम्मद नेहसी बताते हैं कि वीरमदेव और फिरोजा का प्रेम पसंद, उस प्रेम पसंद में भी कहीं ना कहीं इसके कारण छुपे हुए लगते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी जालोर क्षेत्र पर आक्रमण करेगा, और जालोर क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने 4 बार आक्रमण किए। एक एक करके आक्रमण को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर क्षेत्र पर जो पहला अटैक किया था साथियों, वो 1305 में किया था, और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति आता है, इसका नाम है आइन उल मुल्क मुल्तानी। मुल्तान का रहने वाला था, इसलिए मुल्तानी शब्द उसके नाम के आगे जुड़ता है, बाकी नाम उसका है आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क जब कांडदेव चौहान के दरबार में आया, तो आइन उल मुल्क ने पाया कि कांडदेव चौहान 7 फुट का आदमी है, वह काला कलू का आदमी है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें, ये डोले शोले, तो लड़ने से पहले ही आइन उल मुल्क घुटने टेक चुका था कि जब ये मारेगा तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, और अलाउद्दीन खिलजी का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो दिल्ली में बैठा हुआ है और यहाँ पर मेरी कमर उड़वाएगा। इसलिए आइन उल मुल्क मुल्तानी यहाँ दिमाग का उपयोग करता है और युद्ध लड़ने की बजाय संधि करता है, और संधि करके कांडदेव चौहान को समझाता है कि देखो जी लड़ने में क्या ही रखा है, एक काम करो, आप संधि करो, समझौता करो, और सुल्तान से मिलने एक बार दिल्ली चले जाओ, और वहां पर संधि की पुष्टि भी हो जाएगी। तो कांडदेव चौहान इस संधि के तहत अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है दिल्ली, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का व्यवहार कांडदेव के प्रति सम्मानित नहीं रहा। जो सम्मान कांडदेव चौहान को, जो सम्मान राजपूत को चाहिए था, वो सम्मान अलाउद्दीन खिलजी नहीं दे पाया, इसलिए कांडदेव चौहान वहां से नाराज होकर आ गया, और ये जो संधि हुई थी उस संधि को नष्ट करके इसको छिन्न भिन्न करके वापस जालोर क्षेत्र में लौटाया, और अलाउद्दीन खिलजी की आंखों में आंखें डाल के चैलेंज करके आया, अगर तुम्हें दम है तो अब जालोर आ जाना, अब तो जालोर को जीत के बता देना। आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में 1305 में पहली बार अभियान भेजा गया, उसके बाद दूसरा अभियान शिवाना पर अटैक किया गया। और ये पूर्व की क्लास में आपको बता चुका हूं कि शिवाना जो बाड़मेर में, शिवाना का किला जालोर के साम्राज्य के अंदर ही एक उप किला हुआ करता है। जैसे रणथंभौर का किला, रणथंभौर किले के चारों तरफ किले थे, झाइल का किला रणथंभौर का ही उप किला था, सेम उसी प्रकार जालोर के किले का एक उप किला शिवाना का किला था, सेम उसी प्रकार जालोर के किले का एक उप किला शिवाना का किला।
और शिवाना में इस समय शासन करने वाला जो व्यक्ति था शातलदेव चौहान। और ये शातलदेव चौहान रिश्ते में कायरदेव चौहान का कजिन लगता था, चचेरा भाई लगता था। शातलदेव की पत्नी का नाम था मीणा, जिनके द्वारा यहाँ जोहर का पालन किया गया। शातलदेव और मीणा के पुत्र था, उसका नाम था सोमदेव, यानी शातलदेव के बेटे का नाम है सोमदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी अभियान भेजता है शिवाना पर, और शिवाना पर अभियान भेजा कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। तो जिस प्रकार गणतंत्र ने 1959 के नेतृत्व में भेजा था, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शिवाना पर जो टीम भेजी जाती है, उस टीम का लीडर उसका नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग था। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में खिलजी सेनाओं ने शिवाना के किले को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जीत की कोई उम्मीद कमालुद्दीन को नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि राजपूतों ने जो किले पहाड़ों पर बना रखे थे वो इतने मजबूत थे कि परिंदा भी वहां पर नहीं आ सकता था। तो खिलजियों की क्या ही औकात थी। तो उन किलों में सुरक्षा की दृष्टि से जो बड़े दरवाजे लगाए गए थे, जो मोटी मोटी दीवारें बनाई गई, उन दीवारों को घेर पाना इनके लिए नामुमकिन था। इसलिए इन्होंने एक ऐसा आदमी तलाश की जो दुर्ग के बारे में सारी जानकारी रखता हो और दुर्ग में घुसने का एक गुप्त रास्ता बता सके या किसी न किसी प्रकार से खिलजियों की मदद कर सके। ऐसा एक आदमी कमालुद्दीन गुर्ग को मिला और उसका नाम था भावला पवार। इस भावला पवार ने क्या किया कि किले के अंदर जो पानी का कुंड था, उस कुंड के अंदर गाय का मांस और गाय का रक्त मिला दिया। अब राजपूत योद्धा गाय का रक्त मिले हुए पानी नहीं पिएंगे, और अगर किले के अंदर बने हुए जो कुंड था उसके पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा तो पानी कहां से आएगा? पहले किलों के अंदर खेती की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब कंप्लीट रखा जाता था कि कोई अगर अटैक करे तो सालों साल चल सके। लेकिन पानी का इतना स्रोत था और उस पानी के स्रोत के अंदर गाय का मांस मिलाने से वो पानी दूषित होता था, और अब मजबूरन राजपूतों को किले के दरवाजे खोलने पड़ेंगे और अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध करना पड़ेगा। तो भावला पवार के द्वारा यहाँ पर विश्वासघात किया गया शिवाना के शासक शातलदेव चौहान के साथ। और भावला पवार ने जब किले में कुंड के अंदर पानी में गोश्त मिला दिया, उसके बाद राजपूत किले के दरवाजे तोड़ बाहर आए और सामने युद्ध हुआ, और उस युद्ध में शातलदेव चौहान और सोमदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ, जिसे शातल और सोम केसरिया के नाम से भी जाना जाता है। रानी मीणा के नेतृत्व में जोहर किया गया, और ये घटना 1308 की जो घटना है इसे शिवाना का पहला साका कहते हैं। तो शिवाना का प्रथम साका 1308 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर इस दुर्ग का नाम बदल दिया, और इस दुर्ग का नाम रख दिया साथियों खेराबाद। इस दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रख दिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर क्षेत्र के शिवाना पर किया गया अभियान सफल रहा। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अभियान भेजा था, कमालुद्दीन गुर्ग ने इस अभियान को सफल बनाया, और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। लेकिन इस युद्ध में राजपूतों से लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मारा गया। उस सेनापति का नाम था नाहर खान। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, नाम था नाहर खान, और वो नाहर खान इस युद्ध में मारा गया। ठीक है साथियों, 1305 और 1308 के इन दो अभियानों के बाद जब 1308 में शिवाना पर विजय प्राप्त कर गई, खिलजी सेना के हौसले बढ़ गए, उनका कॉन्फिडेंस अप लेवल पर आ गया, तब खिलजी सेना बढ़ती जालोर की ओर। लेकिन जालोर पहुंचने से पहले साचेर के पास में जगह पड़ती है मलकाना। उस मलकाना नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना और कायरदेव चौहान की सेना आपस में युद्ध करती है, और उस युद्ध को कहा जाता है मलकाना का युद्ध। तो शिवाना विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर की ओर बढ़ती है, और रास्ते में साचेर के निकट मलकाना का युद्ध होता है, और उस मलकाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना हार जाती है, यानी कि जालोर पर यह अभियान सफल नहीं हुआ। बताया जाता है कि शिवाना विजय के बाद नाइक खान के नेतृत्व में सेना जालोर पर गई थी, मलकाना का युद्ध हुआ। उसमें राजपूत सेना, चौहान सेना, कायरदेव चौहान की सेना का नेतृत्व वीरेंद्र चौहान उसका बेटा था, और मालदेव सेना का भाई था। इन दोनों ने चौहान सेना का नेतृत्व किया, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मार भगाया। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति शम्स खां इस दौरान बंदी बना लिया गया। खिलजी सेना कुछ समय के लिए जालोर से छोड़कर चली गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपनी इस हार का बदला लेने के लिए और चौहानों के द्वारा किए गए अपने अपमान का बदला लेने के लिए वापस आएगा 1311-12 में। गब्बर इज बैक। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण इस क्षेत्र पर चौथा आक्रमण के रूप में देख सकते हैं। पहला आक्रमण 1305 में आइनुल मुल्तानी आया, उसने संधि करवाई। 1308 में दूसरा आक्रमण शिवाना पर, 1303 1309 में मलकाना का युद्ध, और फिर 1311-12 में जालोर पर आक्रमण। इस बार भी सेनापति वही था जिसने शिवाना को जीता था, नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में खिलजी सेना आती है, और इस बार किले को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो इंदौर में हुआ था, दुर्ग को जीतना नामुमकिन था। इस बार भी वही हुआ जो शिवाना में हुआ था, दुर्ग को जीतना नामुमकिन था। लेकिन खिलजियों के हाथ एक चीज पकड़ में रखी थी कि राजस्थान के राजपूतों को हराना है तो किसी न किसी विश्वासघाती को मिलाना होगा। जिस प्रकार रणथंभौर में रत्नपाल ने विश्वासघात किया, जिस प्रकार शिवाना में भावला पवार ने विश्वासघात किया, उसी तरीके से यहाँ कायरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करता है दैया सरदार बीका। बीका दैया के द्वारा विश्वासघात किया गया। बीका दैया को प्रलोभन दिया गया कि गुर्ग को देखने के बाद ये किला तुम्हें हमेशा के लिए दिया जाएगा और तुम यहाँ के राजा बन जाओगे। इस प्रलोभन में आकर बीका दैया ने उसने अपना गुप्त रास्ता बता दिया। खिलजी सेना किले की ओर बढ़ चली। उस गुप्त रास्ते से किले के अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी। इस बीका दैया ने घर आकर अपनी बड़ी बड़ी प्रशंसा तरीके से बताया कि आज रात की बातें चल रानी होने जा जाऊंगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मैंने घुसने का गुप्त रास्ता बता दिया। ये बात स्वामी भक्त उस महिला की है जिसने
बीका रैया द्वारा जो विश्वासघात किया गया, इस बात को महिला पचा नहीं पाई कि अपने स्वामी से कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, और जो अपने स्वामी का नहीं हुआ मेरा तो क्या ही होगा। तो बीका रैया की वीरांगना थी जिसने विश्वासघात करने के कारण अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, और दुर्ग के गुप्त रास्ता बताती है और अपने पति द्वारा धोखा करने की बात जाकर सीधा बताती है कारण चौहान को। लेकिन जब तक कारण चौहान की बात पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी और कीर्ति सेना किले के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। भीषण नरसंहार होता है, भीषण युद्ध होता है, और उस युद्ध में कारण चौहान मारे जाते हैं और वीरम चौहान आत्महत्या कर लेते हैं। राजपूतों के नेतृत्व में केसरिया हुआ, रानी जेतल के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर को अपनाया, और 1311 की यही घटना जालौर का पहला साका कहलाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम रखा जलालाबाद, और यहाँ का प्रशासन कर दिया कमालुद्दीन दुर्ग को, और जालौर में ही अपनी निशानी के तौर पर एक मस्जिद बनाई जिसे कहा जाता है तोपखाना मस्जिद। तो जालौर क्षेत्र पर 4 बार आक्रमण हुए, उन 4 आक्रमणों में सबसे पहले 1305 में मुल्तानी के नेतृत्व में संधि हुई, दूसरा 1308 शिवाना आक्रमण, 1309 मुल्तानी का युद्ध, 1304 अंतिम रूप से जालौर का अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। ये जालौर का अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय थी उसकी कहानी हमने समझी। और इस कहानी में प्रश्न लेते हैं मोहम्मद लेंसी जी। मोहम्मद लेंसी कहते हैं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा रीजन था, वो रीजन था वीरम देव फिरोज का प्रेम प्रसंग। मोहम्मद लेंसी बताते हैं कि 1305 में और मुल्तानी के निशाने के बाद जब संधि हुई, संधि के तहत कारण चौहान दिल्ली में अलाउद्दीन से मिलने गया, उसी समय अलाउद्दीन से मिलने कारण चौहान का वीरम चौहान गया, और वीरम चौहान बड़ा सुंदर लड़का होता है, 6.5 फीट का राजकुमार, लंबा चौड़ा बड़ा सुंदर राजकुमार। जब खिलजी के महल में प्रवेश करता है खिलजी की राजकुमारी फिरोज से प्यार हो जाता है, और फिरोज एक तरफा मोहब्बत करने लगता है। जब दोनों के बीच बातचीत हुई, दोनों के बीच इशारे हुए, मैसेज हुए, दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हुई, व्हाट्सएप चैट, वीडियो चैट सब कुछ स्टार्ट हुआ। फिरोज धीरे-धीरे ये सोचने लगी कि अब तो मेरी शादी वीरम से हो जाएगी, लेकिन उस बावली बच्चे को पता नहीं था कि वीरम देव राजस्थान के राजपूत तेरे जैसे जाने कितनी महिलाओं के साथ अफेयर रखते हैं। लेकिन जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला कि अपनी बेटी फिरोजा वीरम चौहान के साथ बात करती है, उसके साथ इसके प्रेम संबंध है, अलाउद्दीन ने सोचा कि यही मौका है, यही मौका है कि कारण चौहान और वीरम चौहान को किया जा सकता है। अलाउद्दीन ने फिरोजा को बुलाया कि बेटा मैंने सुना है कि वीरम चौहान से बातचीत चल रही है, प्यार में पागल हो चुकी हो। तो फिरोजा ने कहा कि हाँ पापा, मैं वीरम से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, वीरम से प्यार करता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रखी कि मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँ, वीरम देव से शादी करवा दूंगा, लेकिन शर्त है, और शर्त ये है कि वीरम देव से जाकर कहो कि जालौर का किला जो है वो मेरे पिता यानी अलाउद्दीन के नाम कर दो और हमारे दिल का स्वीकार कर ले। अगर ये बात मान ली वीरम देव तैयार हो जाता है तो ये जालौर का किला जब अपने हाथ आ जाएगा तो मैं तुम्हारी शादी वीरम देव के साथ नाम से करूंगा। फिरोजा बड़ी प्रसन्न हुई सर। फिरोजा को लगा कि कारण चौहान वीरम चौहान जो है तो जिन्हें मन में करा था, फलक से चांद पर लेके 16-17 साल की मन कर रहा था, तो जालौर का बड़ी छोटी सी चीज नहीं लगा मानती, लेकिन कंपस बावड़ी बच्चे को पता नहीं था कि अब सारा मामला उल्टा होने वाला है। जब वीरम से बात करने के लिए फिरोजा गई और फिरोजा ने कहा कि देखो वीरम दो बातें हैं, एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। तो कहना पहले कौन सी सुनाओ, पहले अच्छी सुना दे। तो सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे पापा अपनी शादी के लिए तैयार हो गए। वीरम ने कहा बावड़ी हो गया, तेरे पापा तैयार हो गए, पहली बात तो शादी की मेरी और तेरी हो नहीं सकती, और तेरा बाप शादी के लिए मान ले, तेरे पापा को तेरे करेगा, तेरा से 3 में नीचे कुछ खुला हुआ था, खुद वहां से टिक गया है, और अब वो तेरी शादी करने वाला कैसे हो गया। और दूसरी बात तेरा बाप मान भी जाए, उधर मेरा बाप कारण चौहान है, वो किसी के नहीं मारेगा, और अगर मेरे बाप को पता चलेगा कि तेरे और मेरे कुछ है तो मुझे जीते जी मार देगा। देखो सही कैसा आदमी है डाकी, यूं मसल के मार देगा मुझे, इसलिए ये संभव नहीं। इतनी देर में फिरोजा का दिल टूट गया कि मैंने सोचा मुझसे प्यार करता, मुझे शादी कर लेगा, मैंने जैसे जैसे अपने पिताजी को समझाया, उनको मनाया है, अब तू कह रहा है शादी नहीं होगी। एक बात ऐसी फिरोजा तो तुम्हें चक्कर करता ही प्यार है, एक पेपर देता तेरे और चक्कर आ जाएगा यहीं पे। दूसरी बात कि जब पहली बात नहीं खुश नहीं हुआ, दूसरी बात सुना के मुझे क्या करूं कि मैं सुना दे फिर भी। तो दूसरी बात ये है कि मेरे पापा ने शादी की बात पे एक शर्त रखी थी कि जालौर का किला पापा के नाम करना पड़ेगा। ये सोचते वीरम चौहान का बड़ा गर्म हो गया, और वीरम चौहान ने कहा कि सुन फिरोजा, ठीक है मुझसे प्यार करता हूं, बात अलग है, जालौर की बात मत करना, जालौर हमारी आन बान शान का प्रतीक है, ऐसे कई प्यार जालौर को उछाल सकता हूं, और सबसे मेन बात ये है कि जालौर का किला रानियों और महारानियों के तेरे जैसे लड़कियों के लिए नहीं है। ये बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी आ गया करंट, और वो रोते हुए गए अपने पिता के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने सारी बात बता दी कि साहब ऐसा हुआ कि मेरी बेटी शादी के प्रस्ताव लेके और मुझे खेल बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो जमाने का अमरीश पुरी, अब उसका दिमाग गर्म है, अब उसने कहा कि मैं जालौर पर अटैक करो, जालौर पर अटैक करो। अलाउद्दीन खिलजी बहाना जालौर पर अटैक करने का, अलाउद्दीन ने अटैक किया। कारण चौहान ने तो प्राप्त हुआ, अलाउद्दीन खिलजी नहीं पता लेकर वीरम को ढूंढ रहा है। अब वीरम को इस बात का पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के अगर मैं हाथ लग गया तो मुझे मारेगा, मुझे सीधे ज्यादा, क्योंकि उसकी बेटी को अवॉइड किया है, उसके प्यार को टुकराया है, उसकी बेटी को खेल बोला है। इसलिए वीरम चौहान ने यहाँ पर आत्महत्या की थी, वो लड़ता हुआ नहीं माना गया। और बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी के हाथ वीरम देव की गर्दन लगी, वीरम देव की लाश लगी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस लाश से वीरम देव की गर्दन अलग किया, अपने साथ दिल्ली ले गया, अपनी बेटी फिरोजा उठा के ले बेटा गिफ्ट तेरे लिए। ये वही था ना जिसने तुझे बोला था, अलाउद्दीन की बेटी के साथ ऐसा। लेकिन फिरोजा वास्तव में वीरम देव से प्यार करती थी,
उसी के साथ अपनी जिंदगी देखती थी, उसी के साथ अपना भविष्य देखती थी। और बताया जाता है कि फिरोजा ने उस गर्दन को लेकर यमुना नदी में छलांग लगा दी और वो वहां सती हो गई। तो ये जालोर राजवंश की कहानी थी कालांतर चौहान से। हर बार प्रश्न आते हैं, साथियों तैयारी में लगे रहिए, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत करिए, अपने सपनों को नहीं उड़ान दीजिए, पूरे जोश के साथ इस तैयारी को आगे बढ़ाइए। साथियों, आपको अगर सक्सेस होना है, आपको अगर आरएस बनना है, आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। मरने के मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरना जरूरी होता है। बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता है। बिना पढ़े सपने पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे करने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही होगी। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरना पड़ेगा। अब यहाँ मोक्ष को आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा, मोक्ष तुम्हारा सपना, और उसको पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट